तो सभी का आरसीएम फैमिली में स्वागत है। आरसीएम एक परिवार की तरह काम करता है, परिवार की तरह चलता है। ये बहुत मेरा फेमस एक लाइन है, नोइंग प्लस नोट डूइंग इक्वल टू नोट नोइंग। अगर हम किसी चीज को जानते हैं और हम उसको नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको जानते ही नहीं। यानी जो भी आज आप यहाँ से सीखें, अगर आप उसको बिजनेस में अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको उसका लाभ तभी होगा जब आप उसको अपने बिजनेस में, अपने व्यवहार में आप उसको शामिल करेंगे। हम सब लोग बड़ा टारगेट लेके काम कर रहे हैं। हम रॉयल्टी बनना चाह रहे हैं, फिर हम टेक्निकल बनेंगे, फिर हम स्टार रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे। और ये सब बनने के लिए हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत रहती है हमेशा। पहली चीज रहती है हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की एक भूख। बड़ा नेटवर्क बनाने की या किसी भी लेवल पे या किसी पे जाने की या किसी भी सपने को पूरा करने की भूख जब तक हमारे अंदर में नहीं होगी तो चीजें काम नहीं करती हैं। और दूसरी जरूरत होती है ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। हर किसी से सीखने का एटीट्यूड रहना चाहिए। और स्पेशली जो ये हमारा बुधवार का प्रोग्राम रहता है या मॉर्निंग में टीसी सर का सेशन रहता है 6:30 बजे, उसमें जब भी आप बैठें, सीखने के मोड में बैठें कि आज मैं सीखने के लिए तैयार हूं। उस मोड में अगर आप रहेंगे तो फिर आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। बेसिक जो है ये एक सिस्टम है एक्चुअली। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि कामयाब होना है तो सिस्टम को फॉलो करो, या फला व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन सिस्टम किसे कहते हैं? अगर हम लोग इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं सिस्टम का, ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स इज कॉल्ड सिस्टम। ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स का मतलब हुआ कि कुछ चीजें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। उन चीजों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी है, ये डेफिनेशन ये भी कह रही है कि चीजों को अगर आप अलग अलग करके करेंगे तो फिर सिस्टम काम नहीं करेगा। उस सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को आप उसी क्रम में अगर करेंगे तो ही वो काम करने वाली है। राइट। वाई सिस्टम, सिस्टम की क्यों जरूरत है? यूनिक एजुकेशन सिस्टम के सीनियर लीडर्स ने मिलकर बहुत प्रयास किया, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। मैं ये कह सकता हूं कि महीनों तक हम लोगों ने डिस्कशन करते रहे, हम लोग बीच बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे और तब जाके हमने सिस्टम का इजाद किया। और सिस्टम में तीन चीजों को हमने सबसे पहले फाइनलाइज किया, बेसिक्स, कोर और कार्डिनल। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री को देखा, आरसीएम बिजनेस में 2000 से हम लोग काम कर रहे हैं, उससे लेके तब तक के उतार चढ़ावों को देखा। सबको देख के हमने कुछ ऐसी चीजें डिजाइन की कि उन चीजों का अगर कोई भी व्यक्ति पालन करता है तो फिर उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। उसको अगर अपलाइन का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिले तो भी वो सफल हो सकता है, बशर्ते कि उन चीजों को वो पालन कर सके। सिस्टम की क्यों जरूरत है, क्यों सिस्टम बनाया गया है? वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम एक ऐसे व्यापार में हैं जिस व्यापार में डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम करता है। डुप्लीकेशन के सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि आज जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम हमारी टीम के लोगों से हमने करवाना है। अगर हम करवाने में सफल हो गए तो हम सफल होंगे, अगर हम उनसे नहीं करवा पाए तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि डुप्लीकेशन का मतलब लोगों से काम करवाना है तो वैसे कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। उन तरीकों के बारे में बार बार लोगों से बातचीत करें और लोगों का ये लगे कि हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इजी भी होना चाहिए। तो इसलिए डुप्लीकेशन के बिजनेस में है तो इसलिए सिस्टम की आवश्यकता है। डू नॉट बी ए सुपरमैन, फॉलो द सिस्टम एंड क्रिएट द सिस्टम। हमें सुपरमैन की तरह काम नहीं करना है। सुपरमैन हो तो सारे काम खुद ही करता है ना, सुपरमैन जैसे। तो आपने सारे काम खुद ही नहीं करने हैं, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे, दूसरों को फॉलो करना आसान हो जाएगा। और कुछ ऑलरेडी हमारे पास में सिस्टम है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने एज इट इज उसको फॉलो करना है। कुछ सिस्टम आपको समय के साथ साथ में क्रिएट करने पड़ेंगे जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। उदाहरण के लिए
होम मीटिंग का सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। वीकली मीटिंग का एक सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं कि हर सप्ताह पिकअप सेंटर पे, नज़दीकी पिकअप सेंटर पे मीटिंग हो। आप वेलकम मीटिंग का एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं आपकी टीम में कि हर महीने की शुरुआत में जो नए लोग जुड़ते हैं, पिछले महीने जुड़े हैं, उनके साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे। आप DTW का एक अलग से सिस्टम, तो कुछ सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ सिस्टम आपको ऑलरेडी जैसे बेसिक स्कोर कार्डिनल हमें मिले हुए हैं, उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, उसका एज इट इज फॉलो करना है। तो हमें सुपरमैन की तरह सारे काम नहीं करने हैं, हमने सिस्टम को फॉलो करना है, और कुछ सिस्टम हमें जरूरत पड़ी तो हमें क्रिएट करने हैं। तो आज हम लोग स्पेशली एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। बेसिक स्कोर कार्डिनल कोर्स टीम ने बनाए, और ये टोटल 21 पॉइंट हैं। 6 बेसिक हैं, 8 कार्डिनल रूल, ये 8 हो गए, ये 8 कार्डिनल रूल हैं, और हमारे 8 कोर स्टेप हैं, और 7 कार्डिनल रूल हैं। तो इन 21 पॉइंट्स को अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतार लेता है, इनको करने लग जाता है, तो फिर वो सबसे अलग होगा। उसकी टीम ये करने लग जाती है तो उसकी टीम सबसे अलग और फास्टेस्ट टीम बन सकती है। आज हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे, और बेसिक्स मतलब बुनियादी चीजें। बेसिक्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर। बेसिक्स की आवश्यकता हर किसी फील्ड में पड़ती है। अगर आपने अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना है तो आपको क्रिकेट के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। कोच आपको पहले बैट कैसे पकड़ना है, कैसे उसको फ्लो में आपको कंटिन्यू लेके जाना है, स्टेप्स कैसे लेने हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक चीजें पहले सिखाई जाएंगी, और महीनों तक, सालों तक उस पे आपका ध्यान रखा जाएगा। वो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो आप एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। आपने क्रिकेट में अच्छा बॉलर बनना है तो उसके कुछ बेसिक्स हैं, उसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली तो ही आगे का सफर आसान होगा। और बेसिक्स अगर हमारे वीक रह जाते हैं तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही चीजें आगे ठीक होंगी। कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है तो फिर आगे प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी। अगर आपने अच्छा सिंगर बनना है तो सिंगिंग के कुछ बेसिक्स हैं, सारे गामा पाधा नीसा। तो जो सिंगिंग इन्होंने अगर किया है तो पहले वही सिखाते रहते हैं, सारे गामा पाधा नीसा पे जोर रहता है, मतलब सालों तक। वो अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर गाना बहुत आसान है। आपने गाना अगर कोई नकल मार के सीख भी लिया थोड़ा बहुत एक आध गाना, लेकिन आपका बेसिक सारे गामा पाधा अगर वीक है तो फिर आप एक अच्छे सिंगर नहीं बन सकते। तो सिंगिंग में भी बेसिक चाहिए सर। ड्राइविंग के बेसिक्स हैं। आप ने अगर किसी ड्राइविंग स्कूल से अगर आपने ड्राइविंग सीखी है तो उसके बेसिक्स हैं, कैसे आपने यू नो ध्यान आगे रखना है, क्लच है, ब्रेक है, तो बेसिक्स हैं वहां के भी। उन बेसिक्स को फॉलो करेंगे आप तो अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भी हमारे बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स कैसे आए? ये अनुभव से निकल के आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग कितना साल पुरानी है, 60 साल से ज्यादा टाइम हो गया है इंडस्ट्री को, और 22 साल हमने आरसीएम बिजनेस में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के और हमारे भी अपने बेसिक्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स से ही प्रभावित हैं कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस के हमारे बेसिक्स। अगर हम बेसिक्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नेटवर्क बड़ा बन जाएगा। मतलब जैसे आपने वो फॉर्मूला सुना है ना, H2O इक्वल टू वाटर, तो उसी प्रकार से 6 बेसिक मतलब बड़ा नेटवर्क। बड़ा नेटवर्क बनाना है बहुत आसान है, 6 बेसिक करने लग जाइए, बाय डिफॉल्ट आपका नेटवर्क बड़ा बनते चला जाएगा। तो 6 बेसिक्स आर फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है, ये नींव है। अगर नींव मजबूत है, जैसे आप घर बनाते हैं ना, अगर नींव मजबूत है तो आप उस पर बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप आर्किटेक्ट के पास में जाएंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने 2 मंजिला का फाउंडेशन बनाना है, 10 मंजिला इमारत बनानी है या 20 मंजिला बनानी है। तो जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर है, वो आपको उसी प्रकार का बेसिक फाउंडेशन बताएगा कि इसमें इतना इतना सरिया डालिए आप, तो इतनी मंजिल तक आप बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हमारा टारगेट बड़ा है, हम लोग इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, डायमंड बनना चाहते हैं, तो हमें अपना बेसिक मजबूत बनाना पड़ेगा। खुद बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, टीम को बेसिक पे लाना पड़ेगा, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।
अदरवाइज आप जोड़ तोड़ करके रॉयल्टी पे चले जाएंगे, जोड़ तोड़ करके शायद टेक्निकल पल, स्टार पल तक चले जाएं, लेकिन आगे चलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपके बेसिक्स टीम में स्ट्रोंग नहीं है तो। ये ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जैसे आपने एक छोटे मंजिल बनाने के हिसाब से आपने अपनी नींव बनाई है और फिर आप चाहें कि यार इस पे मैं ऊपर मंजिल लेके जाऊं तो वो एडवाइजेबल नहीं होगा, फिर रिस्क हो जाएगा आपके लिए। तो उसी प्रकार से बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बेसिक्स क्या कहते हैं सर? यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट एंड ओपन डिस्प्ले वॉल। तीन चीजें हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल करना है, उसको रिटेल करना है और अपने घर पे एक डिस्प्ले वॉल का ओपन करना है। हमारा दूसरा बेसिक कहता है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। तीसरा बेसिक कहता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है उनसे हमने संपर्क करना है और किसी मीटिंग में हमने इनवाइट करना है। चौथा बेसिक कहता है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। हमने उनको अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनसे बातचीत करनी है। पांचवा बेसिक कहता है फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। अगर आपने प्लान दिखा दिया है तो आपने फॉलो अप करने लगभग 5 फॉलो अप होने चाहिए जिसको भी आप प्लान दिखाते हैं। पहला फॉलो अप तुरंत हो सकता है, दूसरा फॉलो अप 24 घंटे बाद हो सकता है, 48 घंटे बाद हो सकता है। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है हमारा कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। ये 6 बेसिक चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एक लिस्ट मिलेगी 6 बेसिक के नाम से। तो वहां पे 6 वीडियो मिलेंगे आपको जो सीनियर लीडर्स के द्वारा 30-30 मिनट का एक एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने एक नए तरीके से हमने शुरुआत किया है और वहां पे जिन साथियों ने 6 बेसिक के जिस पॉइंट को कवर किया है हम यहाँ पे उसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। जैसे वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां मैंने फॉलोअप के बारे में बातचीत किया है, लेकिन आज मैं 2 पहले वाले पॉइंट उसमें ले रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका रहता है बातचीत करने का, ताकि आपको वहां से समझ में नहीं आए थे पहले बेसिक तो शायद आपको यहां से समझ में आ जाए। तो वो उसके पीछे एक मकसद है। तो आज हम लोग 2 बेसिक्स पे बातचीत करेंगे। तो पहले हमारे 2 बेसिक हैं। पहला बेसिक कहता है यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज क्यों करना है हमें? और जब मैं यूज द प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करें की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको ये कह रहा हूं कि आपने 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। मुकेश कोठारी सर बोलते हैं नो एक्सक्यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने प्रोडक्ट के। तो 100% आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। सुबह जब आप घर से निकलें तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा आरसीएम मैं होना चाहिए आपको। और जब लोग कहेंगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, आप नीचे से बताना शुरू कीजिए कि सर ये शूज मेरा आरसीएम है। फिर थोड़ी पैंट ऊपर कीजिए कि शर्ट पे लोगो दिखाइए कि ये सोक्स मेरी आरसीएम है, ये पैंट आरसीएम है सर, ये शर्ट पे लोगो है, ये आरसीएम है। टाई लगा रखी तो टाई आरसीएम है सर। और फिर डायरी निकाल के दिखाइए, डायरी आरसीएम है, पेन। तो ऊपर से नीचे आप दिखाएंगे, सामने वाला बड़ा इंप्रेस होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन दिनों एक बहुत बड़ा नाम है हेम पांडे सर। हेम पांडे सर कंज्यूमर फिल्म मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे जब गाइडलाइन हमारे बीच में आई। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि आपकी कंपनी के पास में कौन सा प्रोडक्ट है। तो मैंने बस वही किया। मैंने कहा कि जो शूज मैंने डाले हुए सर ये आरसीएम के हैं। फिर मैंने ऊपर पैंट उठाई, थोड़ा सा आरसीएम की सॉक्स दिखाई। फिर मैंने कोट पैंट के बारे में दिखाया, बेल्ट दिखाई। मैंने कहा सर ये बेल्ट हमारी आरसीएम की है। जेब में हैंकी था, हैंकी निकाल के दिखाया। और उसके बाद में टाई दिखाई। तो वो सारी चीजें जो मैंने दिखाई तो वो इतना इंप्रेस्ड हुए। वो जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमेशा उस चीज को कोट करते हैं। पिछले दिनों मंदिरा वेदी एक प्रोग्राम में आई थी, डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड्स थे दिल्ली में, ताज पैलेस होटल में। तो उस समय जब मैं स्टेज पे गया मुझे एक अवार्ड दिया गया था। तो पांडे सर स्टेज पे थे और मंदिरा वेदी, वो 2 चीफ गेस्ट थे, तो वो अवार्ड दे रहे थे। जैसे ही मैं स्टेज पे गया तो मंदिरा वेदी जी से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि ये हमेशा हर प्रोडक्ट अपनी कंपनी का ही पहनते हैं। तो
मैंने कहा कि हाँ, हम हमेशा अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट पहनते हैं, और उन्होंने स्टेज पे, अगर वो वीडियो कहीं आपने देखा होगा, तो पांडे सर ने आरसीएम की बेल्ट पहनी हुई थी। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा वो शर्ट को थोड़ा वो करके बोला कि ये जो बेल्ट मैंने पहनी हुई है भी इन्हीं की कंपनी की मैंने बेल्ट पहनी हुई है। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको नजर आते हैं, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप इजीली इंप्रेस कर पाएंगे। तो हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कीजिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और जब भी आप किसी साथी को प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं, पहला प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं, तो उस पहले प्रोडक्ट की परचेजिंग में उसमें वो प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए जो उसको पहन के लोगों के बीच में जाना है। वो टी शर्ट हो सकती है, वो शर्ट हो सकती है। अगर हमारी बहनें ज्वाइन कर रही हैं तो आरसीएम का कोई सूट हो सकता है, आरसीएम की साड़ी हो सकती है। जब हम लोग वो पहना हुआ उसको दिखाते हैं ना, तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। प्रोडक्ट यूज क्यों करना है? इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। ज्वाइन करना न करना सामने वाले व्यक्ति का निर्णय है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करना तो ये तो टोटली हमारे हाथ में है ना। इससे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान काम है। तो ये आप जरूर कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाइए, क्योंकि हमारे हाथ में है। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत कर पाएंगे। हमने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं देखे हैं, हम उससे सेटिस्फाई हैं, तो वो बात, आपकी बात में वजन आ जाएगा। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करेंगे वो आपकी टीम के लोग करेंगे। अगर आप 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी टीम के लोग भी वैसा ही करने लग जाएंगे जैसा आप कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। जो बिक्री का काम है वो अपने उत्साह को स्थानांतरित करने का काम है। आपके अंदर उत्साह हो तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है आपने, और उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एंथुजियास्टिक महसूस करेंगे, उत्साही महसूस करेंगे। और उत्साही आपके अंदर होगा तो ही आप सामने वाले में उसको स्थानांतरित कर पाएंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप प्रोडक्ट का यूज करें। प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल, ये क्यों करना जरूरी है सर? ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जनरली जब हम लोग लोगों के घरों में जाते हैं, ड्राइंग रूम में, तो वहां पे आपको क्या मिलता है? बच्चों ने कुछ ट्रॉफियां ली हुई हैं स्कूल में, तो वो लिखी हुई हैं, कोई सर्टिफिकेट है तो वो लिखा हुआ है, किसी ने कोई फोटो फ्रेम लगा के रखा हुआ है शादी का, वो रखा हुआ है, कुछ वही सब दिखता है ज्यादातर घरों में। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आपके घर में लोग आ रहे हैं और आपने अच्छे से प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले किया हुआ है, वहां पे साबुन रखा हुआ है, वहां पे टूथपेस्ट रखा हुआ है, वहां न्यूट्रीचार्ज मैन रखा हुआ है, प्रोटीन का एक डब्बा रखा हुआ है, की सोल के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, गामा ओरिजिनल का एक डब्बी रखी हुई है, तो लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में ऐसा है, होता नहीं है। तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी बताने की कि इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, इस प्रकार का फायदा हो रखता है, तो उसको बहुत अच्छे से उसका डिस्प्ले करवाइए आप। रिटेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिटेल क्यों करना है हमने? रिटेल इसलिए करना है क्योंकि हमारे प्लान में अभी कंसिस्टेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है। और कंसिस्टेंसी में हालांकि 1500, 2500 और 5000 तीन हमारे पास में स्लैब हैं। लेकिन एक और चीज है बहुत बेनिफिशियल हमारे यहाँ, वो है परचेजर क्लब। आपको मालूम है, परचेजर क्लब में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उसको जुड़ने के लिए 50,000 आपकी खुद की खरीदारी होगी, तो आप आरसीएम परचेजर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। हर महीने 5,000 की खरीदारी करेंगे तो आप 10 महीने में परचेजर क्लब में जा सकते हैं। 2,500 की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 20 महीने लगेंगे। 1,500 की कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। परचेजर क्लब में जैसे ही आप शामिल होते हैं, तो उसके बाद फायदा क्या होगा कि आपकी खरीदारी अगर 1,500 से ज्यादा की रहती है, तो आप पे उसको डायरेक्ट 10% पैसा आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट मिलने लग जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप परचेजर क्लब में जाते हैं। तो कुछ साथी ये कह सकते हैं कि जी मेरे घर में 5,000 परचेज वॉल्यूम का प्रोडक्ट, पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता, जो लगभग 10,000 रुपए का होता है। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की रिटेलिंग पे काम करना चाहिए। और इसमें अगर आपकी महारत हासिल हो जाती है, तो आप सुपर डायमंड क्लब कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा रिटेल करना शुरू कर जाएं। जब हम लोग प्रोडक्ट रिटेल की या सेलिंग की बातचीत करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है कि यार हमें डोर टू डोर लोगों के पास में जाना पड़ेगा,
जो टिपिकल वे रहता है प्रोडक्ट सेलिंग का वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की छवि आती है और हम उससे पीछे हट जाते हैं। जब आपको सेलिंग की छवि आपके दिमाग में आए ना सर, तो ये वाली पिक्चर नहीं आनी चाहिए जो आपके दिमाग में आ रही है कि सेल्समैन बन के लोगों के घरों में जाना पड़ेगा। अभी तो आपके दिमाग में एक ऐसे वाली पिक्चर आनी चाहिए। इस पिक्चर में आपको चार बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी दिख रही हैं। संतोष नायर जी दिख रहे हैं, ब्रायन ट्रेसी दिख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा दिख रहे हैं और शिव खेड़ा जी दिखाई दे रहे हैं। इन सब ये बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारी किताबें लिखी इन सब लोगों ने। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सेलिंग से की थी, प्रोडक्ट सेलिंग से की थी। तो ये सेलिंग करके इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, तो सेलिंग करके आपके लिए भी अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। तो ऐसी एक पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट सेल के बारे में बातचीत करते हैं। वाई डू नॉट वी लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स? हमें प्रोडक्ट सेल करना क्यों पसंद नहीं है? इसके कुछ कारण है सर। पहला कारण है कि इट इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। ये हमें एटीट्यूड प्रॉब्लम लगती है, हमें लगता है कि ये अच्छा काम नहीं है। ये एक हमारे दिमाग में नजरिया बन गया है हमारा कि नहीं, नेटवर्क बनाना, मीटिंग देना ये अच्छा काम है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करना ये बहुत अच्छा काम नहीं मानते। तो ये एक हमारी एटीट्यूड प्रॉब्लम हमें लग रही है। दूसरा, आई कांट कन्विंस एनीवन। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। प्रोडक्ट सेल करना मतलब सामने वाले को कन्विंस करना, तो इसलिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। जबकि प्रोडक्ट सेल करना कन्विंस करने का पार्ट है ही नहीं। ये उस प्रकार का काम है कि हमारे पास में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जिससे लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। हमने उनको ये अपॉर्चुनिटी हमने शेयर करनी है, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो वो वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में और उसने अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस वजह से भी लोग प्रोडक्ट को बेचना पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ सेलिंग। सेलिंग का एक ना सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। क्या सिस्टम है? पहले आप प्लानिंग कीजिए कि किन लोगों के साथ में आपने प्रोडक्ट सेल करना है। उस प्लानिंग में आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे। प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, फिर प्रोस्पेक्टिंग की, मतलब जो आपके पास में ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उनसे आप बातचीत करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे उनको जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में, डेमो दिखाएंगे प्रोडक्ट का। जैसे मॉर्निंग सेशन में टीसी सर भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो डायमंड क्लब कर रहा है तो उसको 5 प्रोडक्ट के डेमो आना चाहिए। तो 5 प्रोडक्ट के डेमो में अगर मास्टर हो जाएगा तो डायमंड करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डेमो का हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे, फिर फॉलोअप करेंगे प्रेजेंटेशन के बाद में, और फिर सेल क्लोज करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मॉर्निंग सेशन में टीसी सर ने इस चीज को बहुत अच्छे से लिया है कि आप कितने भी काम करो लेकिन सेल अगर जब तक क्लोज नहीं हो जाती है तो तब तक हमें कोई उसका बेनिफिट ज्यादा हमें मिलता नहीं है। राइट? तो ये एक प्रोसेस को अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो 100% हमारे प्रोडक्ट की सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। और रिमेंबर, वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। अगर हम रिटेल करेंगे तो हमारी टीम के लोग रिटेल करेंगे, सेल करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी टीम के लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर देंगे अगर हम इससे थोड़ा सा बचते रहेंगे या संकोच करते रहेंगे। अब हम बातचीत करते हैं सर हमारे दूसरे बेसिक के ऊपर में। हमारा दूसरा बेसिक है मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हमने अपने सपनों की और अपने जानकार लोगों की सूची बनानी। पहले हम लिस्ट ऑफ ड्रीम की बातचीत करते हैं। क्या फायदे हैं, क्यों बनानी है हमें सपनों की सूची? इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जब आप लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जब आप उनके सामने हाथ बढ़ाएंगे हाथ मिलाने के लिए तो वो इतने लेजी हैं, इतने उनमें एनर्जी का अभाव है कि आपको उनका हाथ पकड़ के हिलाना पड़ेगा, बिल्कुल जान ही नहीं है। और दूसरे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जब उनसे आप हाथ मिलेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी है कि आपको मजा आ जाएगा, महसूस होगा कि किसी से आपने हाथ मिलाया। इन दोनों तरह के लोगों को अगर हम गहराई में देखेंगे तो इनमें एक बेसिक अंतर है। जो व्यक्ति थोड़ा आलसी है, जिसमें ऊर्जा का अभाव है, उसके सपने नहीं है।
वो चल रही है जिंदगी उसकी, उस एटीट्यूड में चला रहा है। और जो एंथुजियास्टिक है, उसके सपने हैं और उसको ये विश्वास है कि मैं इन सपनों को, जो मैंने तिथि निर्धारित की है, उस निर्धारित तिथि के अंदर मैं उनको पूरा करूंगा, उसकी वजह से उसमें उत्साह है। तो अगर हमें परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आपके पास में आपकी बड़े बड़े आपके सपने होने चाहिए, उसकी आप एक ड्रीम बुक बनाइए, हमेशा एनर्जेटिक आप रहेंगे। दो तरह की देखिए एनर्जी आपको मिलती है। आप जब किसी सेमिनार में जाते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किताब पढ़ते हैं, तो वो जो मोटिवेशन है, वो जो एनर्जी है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि उसके बाद जब आप लोगों से मिलेंगे, नेगेटिविटी मिलेगी, तो उसका प्रभाव जो है कम होता चला जाएगा मोटिवेशन का। लेकिन अगर आपके पास में एक अपनी ड्रीम बुक है, आपके अपने पास में सपने हैं और आपको यकीन है कि आप उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी ड्रीम बुक को खोलेंगे और उसके पेज पलटेंगे और आप भविष्य में क्या क्या प्राप्त करने वाले हैं, वो सारा का सारा आप देखेंगे, तो वहीं बैठे बैठे आपके अंदर में एनर्जी आ जाएगी। तो ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए हमें लिस्ट बनानी है। इट विल कीप यू फोकस्ड। बहुत सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारे ध्यान को इधर उधर भटका देती हैं, लेकिन जब आप फोकस रहेंगे अपने ड्रीम के ऊपर में, तो आप इधर नहीं भटकेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है, इट इज डुप्लीकेबल, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। आप अगर इस प्रकार की आपने ड्रीम बुक बनाई है और अपनी टीम के लोगों को अपनी ड्रीम बुक दिखाते हैं कि मैंने बनाई है, चलो आपकी भी बनाते हैं, तो वो भी बनाएंगे। आप सिर्फ भाषणबाजी करते रहेंगे तो फिर लोग सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। तो हमें करके दिखाना है, तो इसलिए जरूरी ये है कि आपके पास में एक ड्रीम लिस्ट और ड्रीम बुक होनी चाहिए। सो ये डुप्लीकेबल है, आसानी से आप दिखा सकते हैं, तो इसलिए हमें बनानी है। ड्रीम बुक बहुत जरूरी है जिंदगी में। क्यों बनानी चाहिए? जब हम ड्रीमर्स की बात करते हैं तो वाल्ट डिज्नी का नाम आता है, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया था। वाल्ट डिज्नी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत एक सामान्य से व्यक्ति थे, उनके पास में बहुत सारा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास में सपने बहुत बड़े बड़े थे। जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, तो उस समय उन्होंने सपना लिया कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां पे आके हर व्यक्ति खुश होगा। डिज्नी वर्ल्ड की उन्होंने कल्पना की जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, और इतिहास ये कहता है उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया। तो सपने आपके पास में होते हैं तो सोर्सेज आपको मिल जाते हैं। एक और बड़ा नाम आता है ड्रीमर की लिस्ट में, ये नाम है हेलन केलर का। हेलन केलर सोशल एक्टिविस्ट थी, बहुत सारे काम किए उन्होंने। यूरोप से थी, आई थिंक, हाँ यूरोप से ही थी। और हेलन केलर जन्मांध थी, उनको जन्म से दिखाई नहीं देता था। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप जन्मांध हैं, आपने इस दुनिया को नहीं देखा है, बहुत सारी चीजें आप देख नहीं पाई, तो आपको क्या लगता है, जन्मांध होने से भी बुरी बात कोई हो सकती है क्या? तो हेलन केलर ने बहुत गहरा जवाब दिया, और हमारे लिए बहुत सबक मिल सकता है उससे। हेलन केलर ने जवाब दिया कि जन्मांध होने से भी बुरी बात यह हो सकती है कि एक व्यक्ति के पास में आंखें हैं, वो बड़ी गाड़ियां देख सकता है, बड़ा घर देख सकता है, लेकिन वो उसका सपना नहीं देख रहा है, तो ये जन्मांध होने से भी बुरी बात है। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं। हमारे पास में आंखें हैं और साथ में आरसीएम बिजनेस है, जिसके माध्यम से आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी को 180 एंगल से बदल दिया है। जो रोडपति थे आज वो करोड़पति हैं, जो साइकिल पे चलते थे वो आज लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं था आज वो ऑटोग्राफ देते हैं, लोग उनसे सेल्फी लगाने के लिए लाइनें लगा लेते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, उसके बावजूद भी हम सपना नहीं देखें, तो मुझे लग रहा है फिर हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं।
एक व्यक्ति देखिए जॉब में है, उसको अपनी लिमिटेशन मालूम है, उसको मालूम है कितना इंक्रीमेंट लगेगा और रिटायरमेंट के बाद कितनी तनख्वाह हो सकती है। तो वो अगर बड़े सपने नहीं देखे तो समझ में आती है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बंदा है, उसको अपनी लिमिटेशन मालूम है, लेकिन आरसीएम का डायरेक्ट सेलर वो अगर बड़े सपने नहीं देख रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है। तो हेलन केलर ने ये जवाब दिया था कि एक आदमी आंखें हैं और उसके बाद वो जो सपने नहीं देख रहा है तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो हमें सपने देखने चाहिए और सपनों की एक ड्रीम बुक बनानी चाहिए। एक्चुअली मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ। ये मेरी आरसीएम की डायरी है 2010 की। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। किसी पेपर पे मैंने कभी सपना लिखा, वो शायद कभी गुम हो गया, मुझे खुद ही याद नहीं रहता। लेकिन 2010 के बाद में मैंने बहुत सीरियसली अपने सपनों को पूरा किया है, अपने ड्रीम लिखे हैं। और ये हमारी फैमिली ड्रीम बुक है एक्चुअली। सबके सपने इसमें लिखे रहते हैं, इनको हम धीरे धीरे अपने गोल्स में कन्वर्ट करते रहते हैं और ये बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। सो आप भी बना सकते हैं, बनानी चाहिए और बनवानी चाहिए हम सबको। दूसरी हमने लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सभी साथियों को। आपके पास में हमेशा आरसीएम की डायरी, आरसीएम की जो हमारी नोटबुक आती है वो, और पेन, वो खूब सारा होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में। और जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलर से पहली परचेजिंग करवाएं, उस पहली परचेजिंग में उसके पास में 4 तो हमारी नोटबुक होनी चाहिए। आरसीएम की जो हमारी नोटबुक है वो 4 उसके पास में ये वाली नोटबुक होनी चाहिए कम से कम, और 2 कम से कम पेन होने चाहिए। 4 नोटबुक में क्या बनवाएंगे, एक पे तो सिर्फ ड्रीम बुक बना दीजिए कि इसमें सिर्फ सपने लिखेंगे सर और कुछ नहीं लिखना है। जैसे हम स्कूल में जाते थे ना, अलग अलग किताबें रहती थी, ये मैथ की है, ये अंग्रेजी की है, ये हिंदी की है, ये विज्ञान की है, तो ऐसी अलग अलग किताबें, वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग का। एक डायरी हम लोग बना देंगे दूसरी, फॉर एग्जाम्पल दूसरी डायरी हमने बना दी, वो होगी प्रोस्पेक्ट की डायरी। उसमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे और कुछ नहीं लिखेंगे उसमें। एक जर्नल नोट्स की डायरी बना सकते हैं, एक मॉर्निंग सेशन 6:30 वाले की। तो अलग अलग डायरियां उस प्रकार से होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्ट्स की जब आप डायरी बनाएंगे तो पहले क्यों बनानी है उसके बेनिफिट देखते हैं हम लोग। बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स मतलब जानकार लोगों की सूची बनाना, संभावित ग्राहकों की या संभावित ज्वाइन करने वाले लोगों को हम प्रोस्पेक्ट बोलेंगे। बैकबोन ऑफ द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, उसी बिना अगर आपके पास में नामों की लिस्ट नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके बिना आप चल ही नहीं सकते आगे। वर्क्स एज रॉ मटेरियल, ये कच्चे माल की तरह काम करता है। अगर आपके पास में आपने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में मशीनें आपने जर्मनी से मंगाई, इंजीनियर आपने आईआईटी वाले लिए, सब कुछ बहुत बढ़िया आपके पास में, लेकिन आपके पास में रॉ मटेरियल नहीं, कच्चा माल नहीं और मशीनों में डालने के लिए, तो सारी चीजें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। इंजीनियर कोई काम नहीं कर पाएंगे, मशीनों का कुछ नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, रॉ मटेरियल नहीं है तो सब व्यर्थ है। उसी प्रकार से आपके पास में इंडिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी अप्लाइन आपके पास में, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन अगर आपके पास में लोगों के नाम नहीं है, सूची नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके लिए व्यर्थ हैं, इसका कोई मतलब यूज ही नहीं है आपके लिए। तो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करती है आपके लिए। कितनी भी अच्छी अप्लाई नहीं है, आपके पास लोग ही नहीं है, किससे मिलवाओगे आप, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इंक्रीजेस योर सेल्फ स्टीम, ये आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ा देगी। जब आपके पास में बहुत सारे नाम होंगे ना, मान लेते 500 नाम आपके पास में है और 50 लोगों ने मना कर दिया, तो आपको लगेगा यार 450 और बचे हुए अभी, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नाम लिखे हैं 6.5, 6.5 में से 4.5 ने मना कर दिया, तो आपको लगेगा सारी दुनिया ही खत्म होगी, आपके पास तो कोई बचा ही नहीं, किसको प्लान दिखाएंगे, किसको प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो आपके पास में अगर बड़ी नामों की सूची है तो ये आपके सेल्स टीम को हाई रखेगी। इट इज ए नंबर गेम, डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट नंबर्स। आपके पास में नंबर्स ज्यादा होंगे, नंबर्स पहले, सबसे ज्यादा नंबर्स कहां, प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट में ज्यादा नंबर होंगे, फिर उसी आधार पे आगे चीजें उसी रेशियो में काम करेंगी, उसी रेशियो में आप कॉन्टेक्ट करेंगे, उसी रेशियो में आप
अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, उसी रेशियो में प्लान दिखाएंगे, उसी रेशियो में फॉलो अप होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट का नंबर होगा। वो अगर घट गया आपका तो आगे चीजें ऑटोमेटिकली घटती चले जाएंगी। चॉइस ऑफ वर्किंग विद सिलेक्टेड पीपल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास में लिस्ट नहीं होती है, कुछ गिने चुने लोगों को ज्वाइन करवाया है, जिन लोगों को ज्वाइन करवाया है वो हमेशा आप पे प्रेशर बना के रखते हैं, आपको ब्लैकमेल करके रखते हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, नालायक हो। सेकंड लैग वाले स्पेशली आपको प्रेशराइज करते रहते हैं कि मेरी लैग चला दो। तो आपकी मजबूरी है उन्हीं लोगों के साथ में काम करना। अगर आपके पास में सिलेक्टेड लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको किसी की परवाह नहीं है। आप वहां से लोगों को उठाएंगे, नीचे जोड़ेंगे, एक नई लैग ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास में लोग हैं तो। अदरवाइज फिर उन्हीं लोगों के साथ में आपको काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं करते और आप भी उनको पसंद नहीं करते। तो अगर आप सिलेक्टेड लोगों के साथ में काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास में लोगों की सूची होनी चाहिए। कैसे बनाएं, हाउ टू मेक ए लिस्ट, तो कुछ तरीके हम लोग देखते हैं। मेक योर लिस्ट इन डायरी और एक्शन। आप इस प्रकार की डायरी में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, थोड़ा आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आप एक्सेल सीट में बनाइए, उसमें बहुत इजी है एडिट करना, वो सब करना, फिल्टर लगा सकते हैं आप। तो दोनों में से जहां आपको सुविधा है उस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। मेक लिस्ट विद योर फैमिली। जब भी आप लिस्ट बनाएं अकेले मत बनाएं, सबको साथ में बनाएं, बैठाएं, पहले सबके साथ में ड्रीम बुक बनाएं, सबको बोलें कि आपके क्या क्या सपने हैं, आज से हम सबके सपने पूरे करता है, तो सबकी सपनों की सूची बनवाएं। उसके बाद में बोलें कि ये पूरी कब होगी, जब हम प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाएंगे। तो सबसे पूछें, लिस्ट बनाए, एक मतलब उसको जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना हम लोग, उस प्रकार से उसको फन के रूप में बनाइए आप। इंक्लूड एवरीवन, सबको शामिल कीजिए, किसी को मत छोड़िए। ये हेनरी फोर्ड की कहानी है, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको आपने उसमें शामिल करना है। ये एक बड़ा अच्छा नियम है, इसको SW नियम बोलते हैं। डू नॉट प्रीजज एनीवन। किसी के बारे में भी प्रेजेस मत कीजिए। वी आर लुकिंग फॉर पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको पकड़ पाए तो। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल। हम कुछ लोगों की तलाश में है। कि कैसे लोगों की तलाश में है? जो एम्बिशियस हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिनके अंदर आग हो कुछ करने की, ऐसे लोगों की हमें तलाश है। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग। हमें कुछ लोगों की तलाश है। कौन से लोग? जो आग वाले लोग हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। हु आर लुकिंग, और ऐसे लोगों को हम जैसे लोगों की तलाश है जो उनको एक अपॉर्चुनिटी दें। एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कौन लोग हैं जो हमारे जैसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब जब सबसे बातचीत करेंगी, जो हमें ढूंढ रहे हैं और हम जिनको ढूंढ रहे हैं, वो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे, तो फिर चमत्कार हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने हर किसी से बातचीत करनी है। चेंज योर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग और सर्विंग। जब हम नाम लिखने बैठते हैं ना, तो हमें कई बार ये लगता है कि यार ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये इसका एटीट्यूड ऐसा है, या इस प्रकार का एक प्रोस्पेक्टिव हमारा होता है। तो हमने अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है। प्रोस्पेक्टिव क्या बनाना है? हमने अपना प्रोस्पेक्टिव ये बनाना है कि हमने, हमारे पास में एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसको हमने शेयर करना है, प्रसाद की तरह बांटना है, और हमने लोगों की सेवा करनी है। उस भाव से जब आप लोगों को देखेंगे तो फिर आप किसी को भी छोड़ नहीं पाएंगे, सबके नाम आप लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरा पॉइंट है। ब्रिंग पीपल बिगर एंड बेटर देन यू। आप अपनी लिस्ट में अपने से ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा प्रभावशाली लोगों को लेके आइए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने से कम पढ़े लिखे, कम प्रभावशाली लोगों को लिस्ट में लिखते हैं, क्योंकि उनको प्रभावित करना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए, एक अगर अध्यापक ज्वाइन करता है तो वो अपने स्कूल में सबसे पहले अपने पियोन को ज्वाइन करवाता है, क्योंकि जो पियोन है उसको तो मास्टर जी का हुक्म मानना ही है, तो पियोन ज्वाइन कर लेता है। पियोन क्या करता है? पियोन स्कूल में अगर एक स्वीपर है तो वो स्वीपर को ज्वाइन करवाता है, क्योंकि स्वीपर उसकी बात मानता है। स्वीपर किसको ज्वाइन करवाता है? स्वीपर उसको ज्वाइन करवाता है जिसका सपना है कि मैं स्वीपर बन जाऊं, कम से कम और कुछ मिले नहीं जिंदगी में, यही करूं। तो आपकी जो लिस्ट है ना, नीचे से नीचे ऐसे लोगों तक चली जाती है जहां पे आपको हर चीज सिखानी पड़ेगी। जूम कैसे चालू करना है, उसमें नाम कैसे करना है, वो हर चीज आपको सिखानी पड़ेगी और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अगर एक टीचर इस लाइन को फॉलो करे कि उसने अपने से बड़े लोगों को लेके आना है, तो फिर टीचर क्या करेगा? हेडमास्टर को लिस्ट में लिखेगा। हालांकि हेडमास्टर को ज्वाइन करवाना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर ज्वाइन करवा दिया हेडमास्टर को, तो हेडमास्टर फिर अपने ऊपर अधिकारियों को कहेगा, तो एक अच्छे लेवल पे आपका बिजनेस चलाया जाएगा और आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। एक कहावत है, पंडित जी ने यूएस 10% टेप में बोला है कि बुद्धिमान लोगों को ज्वाइन करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके साथ में काम करना बहुत आसान है। और उन्होंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया है। मूर्ख लोगों को या थोड़ा कम बुद्धि वाले लोगों को ज्वाइन करवाना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ में काम करना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी लिस्ट में जो थोड़ा प्रभावशाली लोग हैं ना, जिनसे आपको थोड़ा डर लगता है, उनको लेके आइए आप। वो एक बार अगर आ गए, अपलाइन से मिलवाइए, तो वो फिर आपका बिजनेस एक अच्छे सर्कल में चला जाएगा। उनके लिए न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट परचेज करना मुश्किल नहीं होगा। कीसोल के प्रोडक्ट उनको ऐसे लगेंगे बहुत सस्ते प्रोडक्ट है। हम जहां जा रहे हैं वहां लगता है कीसोल मतलब तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन उनको लगता है कि ये तो मतलब खरीदा ही नहीं जा सकता। तो वो कहीं ना कहीं हम बिजनेस को किस सेगमेंट में लेके जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यूज द टूल्स व्हाट्सएप, फेसबुक, एसोसिएशन, फोटो, ये कुछ टूल हैं, टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सब नामों को अपनी डायरी में उतारिए। आप फेसबुक पे अगर आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको डायरी में लेकर आइए। कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए आप उनमें और कुछ लोग हैं, उनको आप लेकर आइए। फोटो एल्बम एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। पुरानी फोटो एल्बम निकालिए, उसको देखिए, उसमें कुछ ऐसे नाम नजर आएंगे उनको आप भूल ही गए थे। वो फोटो से आपको ध्यान आ रहा है, ये तो मेरा वो सुरेश फ्रेंड है, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, मेरी शादी में आया था, तो उसका नंबर नंबर ढूंढिए कहीं से। तो इस प्रकार से इन टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लिस्ट बना रहे हैं। यूज मेमोरी जोकर टेक्निक, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है सर। ये क्या है, बड़ा फनी भी है। आप फैमिली के साथ में बैठे हैं और ऐसे ही एक नाम बोला कि मोटे लोग, मतलब जो थोड़ा मोटे तगड़े हैं, वो कौन कौन है हमारी जानकारी में। तो पैसा एक नाम आने से ना, तो ऐसे चेहरे नजर आ जाएंगे। फिर थोड़ा दुबले लोग, फिर दुबले वाले आपकी जानकारी में आएंगे कहीं ना कहीं। फिर ऐसे एक मेमोरी जोकर, मतलब ऐसे नाम देखने हैं। मूछों वाले लोग, तो मूछों वाले कुछ लोग नजर में आ जाएंगे। कुछ बेचारे जिनके बाल कम है वो वाले लोग आ जाएंगे। तो थोड़े लंबे कद वाले लोग, थोड़े, तो ये मेमोरी जोकर टेक्निक, मतलब ऐसे ही कुछ उनकी बॉडी से रिलेटेड कुछ एक निकालिए, तो वो एक तरीका है, उससे आप और कुछ नामों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नोवा पॉइंट कह रहा है लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। जब भी आप लिस्ट बनाएं, एरिया वाइज बनाएं। मतलब जैसे लिस्ट बनाई आपने, आप जोधपुर में रहते हैं, तो जोधपुर में जितने लोगों को आप जानते हैं, ऊपर जोधपुर, नीचे लिस्ट बनाई। फिर जयपुर एक पेज पे डालिए, जयपुर वालों की लिस्ट, भीलवाड़ा वालों की लिस्ट, दिल्ली वालों की लिस्ट, बिहार में कुछ लोगों को जानते हैं, बिहार के लिए। तो एरिया वाइज आपने बनाने, उसके बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए आपने एरिया वाइज लिस्ट बनानी है। लिस्ट शुड बी ग्रोइंग मोड। लिस्ट आपकी ना हमेशा ग्रोइंग मोड में रहनी चाहिए। मैं इसको बोलता हूं कि आपकी लिस्ट जो है ना, जिंदा लिस्ट होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं। मुर्दा लिस्ट कौन सी है? जो जो उसमें एक बार 10 20 50 नाम लिख दिए हैं, उसके बाद में हम नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो लिस्ट है मुर्दा लिस्ट। जिंदा लिस्ट कौन सी है? जिसमें आप हर रोज एक आध नाम ऐड कर रहे हैं। हर रोज कैसे नाम ऐड होंगे? पहला तो आपके दिमाग में ये रहे कि यार मैंने अपनी लिस्ट को जिंदा रखना है, तो लोगों से आप बातचीत कीजिए। बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, किसी ने लिफ्ट दिया, उसको बैठा लिया, बात बात किया, उसका नंबर ले लिया। तो इस प्रकार से जिंदा लिस्ट होनी चाहिए। एक्सपेंड योर लिस्ट, आप अपनी लिस्ट को बढ़ाइए। एक टर्म है, मैं इसको बहुत यूज करता हूं, इस टर्म का नाम है एबीपी। एबीपी न्यूज चैनल भी है, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एबीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में हमेशा प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी नजर आता है, तो आपको लगना चाहिए कि आरसीएम का प्रोडक्ट खरीद सकता है या आरसीएम का रेडिक्यूर बन सकता है। उसको देखते ही पहला विचार आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो ये विचार आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपना बिजनेस कार्ड उसको दे सकते हैं, नोट पैड पे अपना उसका नंबर लिख सकते हैं, अपना नंबर उसको दे सकते हैं। तो हमेशा एबीपी, ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव मोड में आप रहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। स्ट्रेंजर्स से आप बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं बस में, ट्रेन में, तो जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं, तुरंत उससे बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा सा बातचीत शुरू कीजिए और कन्वर्सेशन को आप लीड कीजिए।
तो ये बहुत सारे लंबे पॉइंट हो जाएंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करता हूं आपसे। हेल्प ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर टू बिल्ड देयर लिस्ट विद इन 7 days। जब भी आपकी टीम में कोई साथी जुड़ता है, पहले 7 दिन के अंदर अंदर में उसकी लिस्ट बन जानी चाहिए, कम से कम 500 लोगों की लिस्ट। पहला काम वही है, और कुछ मत करेंगे, उसकी लिस्ट पे प्लान मत दिखाइए, कुछ मत कीजिए। पहले 7 दिन, पहले दिन में 2 दिन में हो जाए बहुत बढ़िया बात है, 500 लोगों की लिस्ट बनवाना है। अपनी लिस्ट लेके जाइए, अपनी दिखाइए कि ये मैंने बना रखी, सर आपकी बनाते हैं। नंबर गेम है, मैंने बोला कि जितने ज्यादा लोग होंगे पहले, उतने ज्यादा पे आप काम कर पाएंगे। अगर कम लोग रहेंगे तो फिर आगे आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आप जब लिस्ट बनाएंगे ना सर, लिस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। जैसे आपने 500 नाम लिख लिए, तो उनको 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी है होट। होट लिस्ट, जो आपको लगता है कि यार ये बढ़िया काम कर सकता है और इसमें पोटेंशियल है, एम्बिशियस है, पहले डायरेक्ट सेलिंग का कुछ अनुभव है, तो उस प्रकार के लोग हॉट लिस्ट हो सकते हैं। इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं हॉट लिस्ट में, किसको डालेंगे, जो ड्रीमर्स हैं, पीपल विद ह्यूज लिस्ट, ऐसे लोग जिनकी पहले से बहुत अच्छी लिस्ट है, इन्फ्लुएंशियल पीपल जिनका प्रभाव है वो लोग, और पीपल इन नीड जिनको जरूरत हो सकती है, तो ऐसे लोगों को आप हॉट लिस्ट में रख सकते हैं। हॉट लिस्ट के बाद में जो लोग बन जाएंगे उनको वार्म लिस्ट में लिख सकते हैं, और एक लिस्ट बना सकते हैं आप कोल्ड की। कोल्ड मतलब जिनको आपने नाम लिखा है, भरे हैं आपने, 500 नंबर लिखने थे, अपलाइन ने बोला था तो इसलिए जिसका भी आया वही लिख दिया, तो वो कोल्ड लिस्ट में आपके जा सकते हैं। और बिजनेस के 4 गियर हैं। पहला गियर है, पहले गियर में ईंधन भी ज्यादा लगता है, आपको मालूम है, गाड़ी पेट्रोल भी खाती है, स्पीड भी कम होती है, वो है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में ज्यादातर हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उन तक जाइए आप। शायद ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन आपको बड़ा अच्छा सबक मिलेगा वहां से। दूसरा गियर है वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट में कम लोग रहते हैं, वार्म लिस्ट में ज्यादा रहते हैं। तीसरा कोल्ड लिस्ट, और चौथा जो गियर है ना वो है स्ट्रेंजर्स, जो भी आपकी लिस्ट में है ही नहीं, वो कहीं ऐसे ही मिलेंगे, उनके साथ में जब आप काम करेंगे तो उनके साथ में बड़ा काम हो सकता है। तो वो हमारा चौथी लिस्ट होगी। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। हाँ, ये मैं स्लाइड जरूर दिखाना चाहता हूँ, सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता को तेज रफ्तार पसंद है। टीसी सर हमेशा स्पीड की बातचीत करते हैं, हमेशा हमें बताते हैं कि नहीं, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ तेज होना चाहिए, और वो हर सफल व्यक्ति की एक डिमांड रहती है। तो आप भी तेजी के साथ में काम कीजिए। सो बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का।